हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में किया था। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, आज हम करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड chemical equation is a method to represent chemical reaction by using symbol and formula of substance that involved in it का मतलब केमिकल रिएक्शन में। केमिकल इक्वेशन ये एक तरीका होता है जो रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शंस को, जिसमें हम सिंबल का और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं उन सब्सटेंस का जो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं मेन रिएक्टेंट्स का हम फॉर्मूला और जो सिंबल है वो इस्तेमाल करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, हमने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है कि कुछ स्टैंडर्ड सिंबल बनाए गए हैं। स्टैंडर्ड सिंबल बनाने का मतलब ये होता है एक तो कि जो उसकी अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाए, सभी लोगों को एक ही बात का पता हो, अगर हम कहीं जाएं वही चीज अगर इस्तेमाल हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और सेकंड वन जो मेन मोटो होता है वो होता है टाइम को कम करने का। अब सर्किट डायग्राम हमने पढ़ा था, सर्किट डायग्राम में स्टैंडर्ड सिंबल इस्तेमाल किए गए थे। उसका मोटो यही था कि जो डायग्राम बने वो सभी के समझ में आए और दूसरा उससे टाइम की भी बचत हो, क्योंकि अगर हम अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और हो सकता है किसी को समझ में आए और ना भी आए। तो उसी के बेसिस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 115 एलिमेंट है, उन सभी को एक स्टैंडर्ड सिंबल दिया गया है ताकि हम उनको बार बार इतना लेंथी ना लिखना पड़े, टाइम बचत हो और सबके समझ में भी आ जाए कि हमने क्या लिखा है। वो सिंबल स्टैंडर्ड होते हैं, हमारे बनाए हुए नहीं होते हैं, वो IUPAC ने उनको बनाया है ताकि सभी को इजीली वो समझ में आ सके और इजीली वो यूज में हो सके। जैसे हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुल with sulfuric acid give zinc sulfate and हाइड्रोजन गैस। ये एक रिएक्शन है। टीचर ने कहा कि रिएक्शन बताओ जिंक ग्रेनुल्स के बीच में और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में क्या हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उसी को हमने लिखा है कि रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेनुल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव द जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन गैस। अब एक तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, दूसरा अब इसको थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। वर्ड इक्वेशन बोला जाता है इसको, वर्ड इक्वेशन, जिसको वर्ड की फॉर्म में हमने लिख दिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब ये एक तरीका है वर्ड इक्वेशन का। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा, उसमें उससे थोड़ा कम टाइम लगा। समझ में आ गया? देखो यहां पर एक एरो होता है, एरो रिप्रेजेंट करता है ऑन बीइंग रिएक्शन की रिएक्शन हो चुकी है, और एरो के लेफ्ट के अंदर हमेशा रिएक्टेंट ही लेंगे हम, और एरो के राइट के अंदर हमेशा लिए जाते हैं प्रोडक्ट। क्लियर?
एरो के लेफ्ट में हमेशा रिएक्टेंट रहेंगे, एरो के राइट में हमेशा प्रोडक्ट रहेंगे। और जो पॉजिटिव साइन यहाँ मिलता है वो पॉजिटिव साइन देता है जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन कि किस किस का कॉम्बिनेशन हुआ है या जो हमने अलग अलग लिया है। तो साइन का पता चल गया। एरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट में क्या आएंगे, एरो के राइट में क्या आएंगे, मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये थी वर्ड की फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सिंबॉलिकल फॉर्म। स्टैंडर्ड सिंबॉलिकल फॉर्म। जिंक की रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अब तीन तरह से हमने इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है। रिएक्शन वही है, तरीके तीन है हमारे पास। पहला तरीका ये जिसको हमने कंप्लीटली एक वर्ड की फॉर्म में बना दिया है। दूसरा तरीका जिसको वर्ड में लिखा लेकिन थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में। और तीसरा तरीका जिसको सिंबल की फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। अब एक एग्जामिनर इसको चेक करे, एक एग्जामिनर इसको चेक करे और एक एग्जामिनर इसको चेक करे, नंबर सेम है, तो सबसे सुटेबल, सबसे इजी और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग जो मेथड होता है वो होता है स्टैंडर्ड सिंबल का। अब Zn का सिंबल केवल पूरे एलिमेंट्स के अंदर जिंक का ही है, ये नहीं है कि ये सिंबल किसी और का हो सकता हो। H2 पूरे एलिमेंट्स के अंदर या पूरी टेबल के अंदर ये सिंबल सिर्फ हाइड्रोजन का है, ये नहीं है कि ये सिंबल किसी और एलिमेंट्स कंपाउंड या मिक्सचर का हमें मिल जाए। H2SO4 ये सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है, ऐसा नहीं है कि ये हमें किसी और एसिड के सिंबल के फॉर्म में मिल सकता है। मीन ये अपने आप में स्टैंडर्ड है, ये अपने आप में इनवेरिएबल है, ये चेंज नहीं होते, ये एज इट इज ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइम की भी बचत हुई और इसको समझने का एक इजी मेथड भी हमें मिल गया। तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ हमें प्लस का साइन, एरो का साइन और स्टैंडर्ड सिंबल का पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सिंबल की क्या वैल्यू होती है केमिस्ट्री के अंदर। सारी केमिस्ट्री स्टैंडर्ड सिंबल के बेसिस के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, मेन मोटो बैलेंसिंग का क्या होता है, बैलेंसिंग एक ही बात को लेकर चलती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब या फिर कंजर्व करना किसको है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एटम्स को। अब एटम्स लो या मास लो, दोनों का मतलब एक ही लेकर चलते हैं हम यहाँ कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट के पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम है, तो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के पास भी टोटल नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में ये पढ़ा है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स खत्म नहीं होते हैं, नए एटम नहीं आते हैं, नए एटम नहीं बनते हैं, बस पुराने एटम अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। क्लियर हुई बात कि जब भी केमिकल रिएक्शन हुई कोई नया एटम नहीं आया, पुराने एटम खत्म नहीं हुए हैं, बस जो एटम प्रेजेंट है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, वो अपने बॉन्ड किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर लेते हैं। मतलब जितने एटम हमारे पास स्टार्टिंग में थे टोटल में, हाँ ये हो सकता है कि एक एलिमेंट के पास कम हो जाए, दूसरे के पास बढ़ जाए, लेकिन टोटल में जो रिएक्टेंट के पास थे प्रोडक्ट में वो उतने ही रहेंगे। अब उनको पहले हमें ये जानना पड़ेगा, बैलेंस हम उनको तब करेंगे जब हमें ये पता होगा कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है तो वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। बस हमें ये पहले डिफरेंस देखना कि वो इक्वल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट
जिंक लिख लेते हैं जो है, हाइड्रोजन लिख लेते हैं, सल्फर लिख लेते हैं, ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 एलिमेंट यहाँ है, हमने चारों लिख लिए। जिंक इधर सिंगल आइटम है, प्रोडक्ट में भी सिंगल है। हाइड्रोजन यहाँ 2 आइटम है, यहाँ ये देखना हमें। और देखो कई बार ये आ जाता है जैसे 2H2O, अब ये हाइड्रोजन 2 नहीं है, टोटल 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ये ना जो ये इन सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, तो वहां भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इसका मतलब ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। क्लियर हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, कि वो दोनों साइड इक्वल है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम यहाँ अप्लाई करके हमने इसको बैलेंस कर दिया है। उसके बाद और एग्जांपल हम लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज वाटर, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्लियर? हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। अब ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, सॉरी एटम है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 और उस साइड 1 है। अब क्या करें? अब होता है मल्टीप्लिकेशन, कि अगर हम यहाँ भी 2 कर दें तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना है, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट में चेंज होगा। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन भी 2 और ऐड होकर कितने हो चुके हैं? 4। यानी अगर हम बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, अब ये 2 हो गए, ये 4, ये 2 और ये 2। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है। इस साइड भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 into 2, तो ये हो जाएगा 4 4 2 और 2। नाउ इट इज अ बैलेंस। तो अब हमारा नया फार्मूला बन गया 2H2 प्लस O2 2H2O। क्लियर? दैट इज अ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपका टाइम कंजप्शन उतना ही कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको देखो टाइम तो लगेगा इनको बैलेंस करने में, उसके बाद जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने एग्जाम्पल करोगे, आपका जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, टाइम कंजप्शन है वो उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसके साथ कुछ पॉइंट्स और आते हैं, जैसे हमें यहाँ कुछ इसके और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसकी हमें स्टेट, जैसे फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, और हीट चेंजेस, और इसमें को जो कंडीशन है वो 3 तरह की एप्लीकेशन हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो आज मैं एक ही एप्लीकेशन यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्टेट। किसकी स्टेट क्या रहती है? स्टेट में हम 3 ही लेते हैं, सॉरी 4। सॉलिड है तो उसका सिंबल एस रहेगा, लिक्विड है तो उसका सिंबल एल रहेगा, गैसियस है तो उसका सिंबल जी रहेगा, और एक्वस, एक्वस का मतलब होता है पानी के अंदर जो मिला हुआ हो, उसका सिंबल एजी होता है। देखो लिक्विड का मतलब होता है जो प्योरली लिक्विड हो, एक्वस भी लिक्विड ही होता है, लेकिन एक्वस का मतलब होता है 2 डिफरेंट टाइप के लिक्विड आपस के अंदर मिक्स हो चुके हो। लेकिन सिर्फ लिक्विड है तो मतलब उसके अंदर जो कंपोजिशन है, उसको बनाने वाले हैं वो सारे सेम तरह के हैं, जैसे वाटर जस्ट अ लिक्विड, लेकिन वाटर के अंदर अगर हमने कुछ ऐड किया है तो दैट इज अ एक्वस। क्लियर? हाँ, ये सिंबल आप तभी इस्तेमाल करोगे जब आपको जितने भी आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिए हैं सबका पता हो। अगर आपको कुछ का पता और कुछ का नहीं पता तो ये सिंबल प्लीज इस्तेमाल मत करना, वरना आपके पेपर के अंदर मार्क्स कट सकते हैं। फिर मत कहना हमने और भी इंफॉर्मेटिव बनाई थी और हमारे मार्क्स कट चुके हैं। अब जैसे
इन्हीं रिएक्शंस को लेकर चलते हैं। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, H2 प्लस O2 H2O, C प्लस O2 CO2। अब देखिए जिंक सॉलिड है इसलिए S, ये एक्वस है क्योंकि वाटर के अंदर एसिड डाला गया है, ये जिंक सल्फेट एक्वस है और ये गैस है। यहां लगाने हैं हमें एक्वस। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दैट इज अ वाटर वेपर इन लिक्विड, ये गैसेस फॉर्म में आते हैं वाटर वेपर। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस तरीके से हमें ये रिप्रेजेंट करना है, गैस के लिए G, सॉलिड के लिए S और एक्वस के लिए Ag। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इन एग्जांपल्स की, इनको बैलेंसिंग करना। इंफॉर्मेटिव तो होता ही रहेगा, इंफॉर्मेटिव में कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है, बैलेंसिंग मेन फोकस होता है। केमिकल रिएक्शन अगर आपको बैलेंसिंग आ गई है तो उसके लिए तो सिंबल लगाना तो बहुत ईजी है, सिंबल लगाना और उस रिएक्शंस को बताना कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, अगर कोई कंडीशन है तो वही बताना। कंडीशन के बेसिक एक दो एग्जाम्पल ही बनते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। उन्हीं टोटल जितनी बैलेंसिंग आप सीख जाओगे उन्हीं में से कल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, ये हीट चेंजेस के एग्जाम्पल है, सॉरी ये स्टेट के है, और ये जो है और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने एग्जाम्पल। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।